नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, हिंदी व्याकरण और शिक्षण का पेपर नंबर 30 लेकर आया हूं। सभी से बोल रखा है कि 100 टेस्ट आपके हिंदी के आपके पूरे होंगे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क। मतलब इस टेस्ट के बाद भी हिंदी के पूरे 70 टेस्ट बाकी है आपके, और साइकोलॉजी के, टीचिंग मेथड के, राजस्थान जीके की क्लासे, राजस्थान जीके के टेस्ट, सभी के 100 टेस्ट और 100 क्लासे हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम ये जो पेपर हल करने वाले हैं, ये आपके 18 अप्रैल से जो रीट के फॉर्म भरा रहे हैं पात्रता के, और जुलाई में जो परीक्षा आयोजित होनी है उसके लिए लेवल 1 और लेवल 2 दोनों हेतु उपयोगी। और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए भी बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि 3rd ग्रेड के मुख्य पेपर में भी आपके हिंदी के बहुत ज़्यादा, हिंदी सब्जेक्ट वालों के तो यूँ मानो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेवल फर्स्ट में भी हिंदी के प्रश्न आते हैं, शिक्षण के प्रश्न आते हैं, तो आपको निश्चित रूप से 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड या रीट किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इन टेस्टों को जरूर अटेंड करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखेंगे। आपके पहला प्रश्न साथियों, पहला प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निरंकुश, निर्विवाद, अभिज्ञानी और निरीक्षक। देखो, आपको उपसर्ग तो दिख जाएगा, लेकिन आपको क्या देखना है? 2 उपसर्ग। साथियों, निरीक्षक में 2 उपसर्ग नहीं है, निह प्लस शिक्षक, निर उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। अभिज्ञानी में अभि प्लस ज्ञान प्लस ई, एक प्रत्यय है, एक उपसर्ग है, लेकिन 2 उपसर्ग नहीं है। निर्विवाद, निर्विवाद शब्द को अगर हम देखें तो निर प्लस वी प्लस वाद, वाद मूल शब्द है, वी उपसर्ग है और निर उपसर्ग है। मतलब निर्विवाद शब्द में 2 उपसर्ग है साथियों, निर और वी। तो दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। बाकी जो निरंकुश शब्द है इसमें निर उपसर्ग है सिर्फ, ठीक है। अंकुश मूल शब्द है इसमें, अंकुश, ठीक। तो यहाँ ओनली दूसरा ही विकल्प आपके सही रहेगा पहले प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा भाववाचक से जातिवाचक बना है? खेल से खेलना, सरलता से सरल, व्यवहारिक से व्यवहार और बचपन से बच्चा। देखो, भाववाचक से जातिवाचक होना चाहिए। सरल शब्द जातिवाचक है क्या? नहीं है। खेलना शब्द भी जातिवाचक नहीं है, व्यवहार शब्द भी जातिवाचक नहीं है, लेकिन बच्चा शब्द जातिवाचक है जो बचपन से बना है, और बचपन क्या है? भाववाचक। तो ये भाववाचक से बना है जातिवाचक। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न, वासव किसका पर्यायवाची है? महादेव का, विष्णु का, इंद्र का और ब्रह्मा का। साथियों, तीसरे प्रश्न में अगर हम देखें वासव शब्द, तो वासव शब्द जिसका पर्यायवाची है वो है विकल्प नंबर 3 में इंद्र का। किसका पर्यायवाची है? वासव शब्द इंद्र का पर्यायवाची माना जाता है। 3rd विकल्प तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस शब्द में अविभाव समास नहीं है? ठीक है, नहीं है। बीचों बीच, आसपास, प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखा था, प्रतिदिन और पेट भर। साथियों, अगर हम देखें अविभाव समास नहीं है तो बीचों बीच, बीच ही बीच में, मतलब शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अविभाव है। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन, इसमें भी प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब अविभाव समास है। पेट भर, पेट भर कर, ठीक है, भर पेट, पेट भर, भर पेट। तो साथियों इसमें भर अव्यय है, तो इसमें भी बिल्कुल अविभाव समास है। लेकिन आसपास, आसपास शब्द में साथियों अविभाव समास नहीं है, बल्कि आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से अनिष्ट का अर्थ कौन सा नहीं है? अवांछित, अशुभ, अमंगल और अमौद्रिक। देखिए, अनिष्ट, अनिष्ट का हम अर्थ लेते हैं बुरा होने से, ठीक है। किसी के साथ कोई चीज़ गलत घटित हो जाती है, कुछ गलत हो जाता है, तो हम उसको अनिष्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। साथियों, अवांछित जिसको हम नहीं चाहते, अशुभ जो शुभ नहीं है, अमंगल, ये तीनों ही शब्द यहाँ पर अनिष्ट के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अमौद्रिक जो है, अमौद्रिक मतलब बिना मुद्रा का, तो इसमें अनिष्ट का हो रहा है। इसलिए साथियों ये जो तीसरा विकल्प है अमौद्रिक वाला, इससे अनिष्ट का अर्थ नहीं निकलता है। तो 3rd विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर।
छठा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है आपसे। ये देखिए छठा प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विधान, राय, अनुवाद और वह। देखो अनुवाद का मतलब किससे लिया जाता है। अनुवाद का मतलब पुल्लिंग से लिया जाएगा साथियों। विधान अच्छा होता है, पुल्लिंग है। राय और वह, तो साथियों राय अच्छा होता है या अच्छी होती है, तो राय अच्छी होती है, तो मतलब राय शब्द जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। दूसरा विकल्प यहाँ सही है छठे प्रश्न में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। इनमें से कौन से युग्म का सही विकल्प नहीं है। आंसू का आंसुओं, जल का जलों, अनेक का अनेकों और परंपरा का परंपराएं। देखो कौन सा युग्म सही विकल्प नहीं है, तो साथियों यहाँ पर 3 विकल्प गलत है। ऐसा नहीं था, प्रश्न ऐसा था इनमें से कौन से युग्म का सही विकल्प है, सही विकल्प है, ऐसा होना चाहिए था प्रश्न। क्योंकि आंसू का बहुवचन आंसुओं नहीं होता, अनेक का कोई बहुवचन नहीं होता, गलत है। जल का कोई बहुवचन नहीं होता, गलत है। लेकिन परंपरा का बहुवचन हो जाता है परंपराएं, तो सही विकल्प कौन सा है, परंपराएं। यहाँ नई शब्द गलत टाइप हो गया, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ साथियों। 7वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8, इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। वाक्य में क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण वर्तमान काल है और आसन्न भूतकाल है। देखो शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, नहीं है मतलब वर्तमान की बात है, तो भूतकाल वाला ऑप्शन हम यहाँ बाहर निकाल देते हैं। अब सामान्य या अपूर्ण, तो यहाँ अगर क्रिया वर्तमान में निरंतर जारी होने का बोध हो, वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या आपको इसमें ऐसा लग रहा है। नहीं साथियों, यहाँ सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, सामान्य वर्तमान काल का, न कि अपूर्ण वर्तमान काल का। तो विकल्प 1 आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न लोकोक्ति कौन सी होगी। अंधे के हाथ बटेर लगना, आंख का अंधा गांठ का पूरा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देई और अधजल गगरी छलकत जाई। देखो बुद्धिहीन किंतु संपन्न, इसके लिए जो लोकोक्ति प्रयोग में लाई जाती है उस लोकोक्ति का चयन आपको इस प्रश्न में करना है साथियों। बुद्धिहीन मतलब बुद्धि तो कम है लेकिन संपन्न, धन उसके पास बहुत अच्छा है। अधजल गगरी छलकत जाएगा मतलब क्या होता है, अधूरा ज्ञान वाला जो है वो ज़्यादा इतराता है, ज़्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करता है। ठीक है। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, इसका मतलब ये है कि भाई खुद का ही भला करना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब आंख का अंधा मतलब समझ उसमें नहीं है लेकिन पैसे फुल है उसके पास, तो मतलब ये दूसरा जो विकल्प है यही बुद्धिहीन किंतु संपन्न वाली लोकोक्ति रहेगी सेकंड विकल्प में। तो मतलब 9वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 पर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग और मूल शब्द सही अलग नहीं हो रहे हैं। अनु प्लस शिक्षण अन्वीक्षण, ना प्लस आस्तिक नास्तिक, परि प्लस शिक्षा परीक्षा और सम प्लस कल्प संकल्प। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दबाजी में उत्तर दोगे तो गलत हो जाएगा। देखो अगर हम देखें अनु प्लस इक्षण, अनु प्लस इक्षण, तो यहाँ पर शब्द क्या बना, अन्वीक्षण। यन संधि भी इसमें हो रही है, बिल्कुल सही है। अनु भी सही लिखा है, इक्षण भी सही लिखा है और अन्वीक्षण भी सही लिखा है। ना प्लस आस्तिक शब्द होता है नास्तिक, न प्लस आस्तिक या ना प्लस आस्तिक, न प्लस आस्तिक या ना प्लस आस्तिक। साथियों ना प्लस आस्तिक नहीं होता, न प्लस आस्तिक होता है। शब्द क्या बनता है, नास्तिक। तो एक तो ये गलत हो गई आपके 10वें प्रश्न में। फिर परि प्लस इच्छा, इच्छा भी बड़ी ऐसे लिखा जाता है, इच्छा को भी परि प्लस इच्छा परीक्षा, तो ये भी गलत हो गए आपके। फिर सम प्लस कल्प संकल्प, ये बिल्कुल शुद्ध है। मतलब दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 10 में आपके सही रहेगा, क्योंकि न प्लस आस्तिक होता है और परि प्लस इच्छा, 2 जगह अशुद्धियाँ है, तो ये आपका दूसरा तीसरा दोनों ही सही है। साथियों टाइपिंग मिस्टेक हुई है हालांकि, क्योंकि यहाँ पर मैंने परि प्लस इच्छा में बड़ा ही लिखा था लेकिन थोड़ा चेंज हो जाता है कई बार,
10वें प्रश्न में आपके दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। साथियों प्रश्न संख्या 11 है, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। वाक्य में प्रधान वाक्य है मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा और मोदी जी ने कहा कि। देखो विकल्प आप में ये देखना था कि भाई प्रधान वाक्य किस विकल्प में दे रखा है। ठीक है, प्रधान वाक्य। साथियों मोदी जी ये प्रधान वाक्य नहीं है, ये तो सिर्फ उद्देश्य है, तो ये आपका आंसर नहीं है। अच्छे दिन आएंगे बाद वाला वाक्य है। मोदी जी ने कहा कि से वाक्य जुड़ रहा है तो ये गलत हो गया, अर्थात तीसरा विकल्प है मोदी जी ने कहा, ये प्रधान वाक्य है, कि ये वाक्य को जोड़ रहा है, अच्छे दिन आएंगे ये आश्रित उपवाक्य है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, जमीन पर पैर न पड़ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना और सिर पैरों पर रखना। देखो मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में सही नहीं है, ऐसा आपका प्रश्न संख्या 12 पूछ रहा है। गिरगिट की तरह रंग बदलना बिल्कुल मुहावरा होता है साथियों, सही मुहावरा है, गलत नहीं है। जमीन पर पैर न पड़ना ये भी बिल्कुल सही मुहावरा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना ये भी सही मुहावरा है। लेकिन जो चौथा विकल्प है सिर पैरों पर रखना, साथियों सिर पैरों पर रखना ऐसा कोई मुहावरा नहीं होता है। तो चौथा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, तू डाल डाल में पात पात, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, संबोधक चिन्ह। देखो ये जगह यहाँ पर भी और यहाँ 3 विराम चिन्ह लग रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो पूर्ण विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम चिन्ह जैसा कोई विकल्प है ही नहीं। तो यहाँ ये दो ये चिन्ह लग रहे हैं साथियों, इनको हम किस नाम से जानेंगे। 13वें प्रश्न में आपको यही बताना है। तो 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, तो डाल डाल में पात पात, ये एक योजक चिन्ह है। दोनों जगह पर कैसा चिन्ह है, योजक चिन्ह है। थर्ड विकल्प 13वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 है, नयन शब्द में कौन सी संधि है। किस शब्द में, नयन शब्द में आपसे पूछी जा रही है संधि। अब विकल्पों को देखो, इसमें दीर्घ संधि है, अयादी संधि है, गुण संधि है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले संधि को पहचानने के लिए हमें शब्दों का टुकड़ा करना आना चाहिए कि शब्दों के टुकड़े किस प्रकार से किए जाते हैं और इसका संधि विच्छेद क्या होता है। साथियों नयन आई की आवाज़ आ रही है और आई की आवाज़ आती है अयादी संधि में, और इसका जो टुकड़ा होगा ने प्लस अन, क्या होगा, ने प्लस अन, तो ए का हो जाएगा आई और शब्द क्या बन जाएगा, नयन। अर्थात विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो आपके प्रश्न संख्या 15 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। अत्यधिक, आकर्षण, रचयिता और उज्ज्वल। देखो 3 शब्द यहाँ पर अशुद्ध है और एक शब्द क्या है, शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। अगर हम देखें पहला विकल्प, तो पहले विकल्प में कह रहा है अत्यधिक नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है साथियों, अत्यधिक होता है, ये गलत हो गया। आकर्षण जब हम लिखते हैं तो आकर्षण शे षटकोण वाले के ऊपर रे की मात्रा लगती है और यहाँ पर क कबूतर वाले पर लगा रखी है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया साथियों। फिर इसके बाद में हम देखें रचयिता, रचयिता शुद्ध नहीं होता है, रचयिता होता है, क्या होता है, रचयिता, ये शुद्ध है, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात चौथा विकल्प जो है उज्ज्वल, ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। इसको कई जगह पे हमने देखा है कि उज्ज्वल ऐसे लिख दिया जाता है, जो कि क्या है, गलत है, शुद्ध है उज्ज्वल। यहाँ पर जय पूरा नहीं होता है, दोनों आधा आधा जय होता है उज्ज्वल में। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं आपके 16वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 है, नील गगन में कौन सा समास है। नील गगन, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से छोटी मात्रा लगी उसमें। कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है और बहुव्रीहि समास है। तो साथियों नील गगन, नीला है जो गगन, गगन की यहाँ पर क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है कर्मधारय समास, यदि उसका तीसरा अर्थ नहीं निकले तो। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 पर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है साथियों? भाषा प्रयोग के अवसर महत्वपूर्ण हैं, पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र महत्वपूर्ण है, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण महत्वपूर्ण है। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण आपको कराना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या रहेगी? पाठ्य पुस्तक नहीं, व्याकरणिक नियमों का स्मरण इस स्तर पर नहीं कराया जाता है, उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान भी नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर यदि मिलते हैं तो ये सबसे बेस्ट माना जाएगा साथियों। 17वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सी विधि का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है? उद्बोधन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि और खंडान्वय विधि। देखो, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने का कार्य वैसे तो मुख्य रूप से मॉन्टेसरी विधि में किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मॉन्टेसरी विधि विकल्प में ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर किसको सही करोगे साथियों? अगर ऐसा होता है मॉन्टेसरी विकल्प में नहीं है तो फिर आपको जो उद्बोधन विधि है इसको सही करना चाहिए। विकल्प 1 आपके सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है, पुस्तक या किताब के ऊपर चढ़ाई जाने वाली सुरक्षात्मक कवच कहलाता है। चढ़ाई जाने वाला कागज, जिल्द, मुख पृष्ठ और इनमें से सभी। तो जो भी हमारी किताब वगैरह होती है, पाठ्य पुस्तकें होती है साथियों, इसके ऊपर चढ़ाया जाने वाला जो सुरक्षात्मक कवच है उसको किस नाम से जाना जाता है? आपको 19वें प्रश्न का इसका उत्तर देना है। तो 19वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो है साथियों जिल्द। क्या कहा जाता है इसको? जिल्द कहा जाता है, जो किताब के ऊपर सुरक्षा के लिए चढ़ाया जाता है। तो सेकंड विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। 20वां प्रश्न है आपके, क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन सा साधन दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है? टेप रिकॉर्डर, रंगीन टीवी, कंप्यूटर और रेखा चित्र। देखो, प्रश्न पूछने का तरीका देखो, कौन सा साधन दृश्य तो है, दृश्य तो है मतलब जिसमें दिखाई तो देता है, लेकिन श्रव्य नहीं है मतलब उसमें सुनाई नहीं देता है। साथियों, टेप रिकॉर्डर में तो सुनाई देता है, तो ये गलत हो गया। रंगीन टीवी में जो टेलीविज़न है इसमें आप देख भी सकते हो, मतलब ये दृश्य भी है, और इसमें आप आवाज़ भी सुन सकते हो, मतलब ये श्रव्य भी है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। कंप्यूटर में भी दिखाई और सुनाई दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प कह रहा है रेखा चित्र, रेखा चित्र सिर्फ दृश्य साधन है, इसको आप देख सकते हो, इसमें आप कुछ सुन नहीं पाओगे। तो मतलब यहाँ चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, विषय वस्तु सिखाने की प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानने के लिए कौन से प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। अब प्रश्न को अगर समझोगे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। विषय वस्तु को सिखाने की प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानना है आपको, तो क्या करोगे साथियों? 21वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है, योगात्मक तो बाद में किया जाता है, योगात्मक को संकल्पनात्मक भी कहते हैं, निर्माणात्मक लगातार चलता रहता है, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर जो विषय वस्तु सिखाना है उसके लिए नियोजनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। विकल्प 1 आपके 21वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, निदानात्मक शिक्षण, पहला विकल्प छात्रों की कमजोरियों को दूर करता है, शिक्षकों की कमजोरियों को दूर करता है, छात्रों की कमजोरियों की जानकारी देता है और शिक्षकों की कमजोरियों की जानकारी देता है। भाई, जो निदान किया जाता है, निदान है, उपचार है, निष्पत्ति, उपलब्धि परीक्षण है, इसका सभी का अलग अलग उद्देश्य होता है। तो जो निदानात्मक शिक्षण है इसमें क्या किया जाता है साथियों, छात्रों की कमजोरियों को दूर करने का कार्य उपचार में करेंगे। शिक्षकों की कमजोरियों को दूर करना गलत है, बल्कि छात्रों की कमजोरियों की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। किससे? निदानात्मक परीक्षण से। तो 22वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि बालकों में श्रवण कौशल का विकास नहीं करती है? कहानी विधि, भाषण विधि, व्याख्यान विधि और मौन वाचन विधि। तो भाई देखो, श्रवण कौशल का विकास कब होगा? जब किसी चीज को बोला जाता है, उसमें आवाज निकलती है, छात्र उस चीज को सुनता है, तभी श्रवण कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि किसके द्वारा श्रवण कौशल का विकास नहीं होता है? तो कहानी में अध्यापक बोल रहा है, छात्र सुन रहे हैं, तो श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। भाषण में अध्यापक बोल रहा है या कोई अन्य छात्र बोल रहा है और छात्र उसको सुन रहे हैं, तो इससे भी श्रवण कौशल का विकास होगा। व्याख्यान में अध्यापक बोल रहा है, किसी भी टॉपिक पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा है, छात्र उस चीज को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी लेखन क्या श्रवण कौशल का विकास होगा। लेकिन मौन वाचन में मन ही मन में चीजों को पढ़ा जाता है, मन ही मन में पढ़ रहे तो उसमें सुन नहीं रहे, मतलब इसके माध्यम से, मौन वाचन विधि के माध्यम से आप श्रवण कौशल का विकास नहीं कर पाते हो। चौथा विकल्प 23 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी बात आती है? विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। पहली चीज तो यह है कि जहां पर ज्ञान प्राप्त करने की बात की जाती है वो हमेशा ज्ञानात्मक उद्देश्य में सम्मिलित होता है। और यहाँ पूछ रहा है भावात्मक उद्देश्य, तो यहाँ ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, फिर यहाँ भी ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, मतलब दूसरा विकल्प आपका इसमें सही है। भाषा और साहित्य में रुचि लेना हिंदी शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। सेकंड विकल्प आपके 24 में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 25 पर, मतलब 25वें क्वेश्चन की ओर। तो 25वां प्रश्न है आपके, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है ये व र ल, ये र ल व, ये ल व र और ये ल र व। साथियों अंतस्थ हिंदी हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के अनुसार ही आपको अंतस्थ व्यंजन बताने हैं। 25वें प्रश्न का आप सही उत्तर दीजिएगा। तो देखो 25वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 1, ये व र ल। यहाँ पर ये अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है, जबकि संस्कृत में ये र ल व होता है और हिंदी में ये व र ल होता है। तो 25वें में आपके प्रथम विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं, आपके 26वां प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता वस्तुनिष्ठ परीक्षण की नहीं है? वैधता व विश्वसनीयता अधिक होती है, विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, मूल्यांकन में निष्पक्षता पाई जाती है, और इनमें से सभी। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, जिसमें एक ही फिक्स उत्तर है, जैसे अभी आप कर रहे हो ना, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो साथियों इस परीक्षण की जो विशेषता नहीं है वो किस विकल्प में दे रखी है? दूसरे विकल्प में। विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो हम अपने विचार बिल्कुल भी नहीं रख सकते। हालांकि इसमें मूल्यांकन में निष्पक्षता पाई जाती है, विश्वसनीयता अधिक है, वैधता अधिक है, व्यापकता भी अधिक है, लेकिन इसका क्या दोष है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त इसमें नहीं कर पाते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके 26वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 27 आपसे पूछ रहा है, आगमन प्रणाली पालन करती है सरल से कठिन की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो भाई अज्ञात से ज्ञात की ओर तो निगमन प्रणाली जाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी निगमन प्रणाली जाती है, अंश से पूर्ण की ओर भी निगमन प्रणाली जाती है, लेकिन सरल से कठिन की ओर आगमन प्रणाली जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 में आपके जो प्रथम विकल्प है कौन सा? अंश से पूर्ण वाला, यही सरल से कठिन वाला, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों 27वें प्रश्न में। ठीक है, बाकी के ये तीनों ही सूत्र निगमन विधि के हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां प्रश्न, अभी तक भी वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा। कक्षा स्तर पर नाटक शिक्षण की उत्तम विधि है रंगमंच विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और कक्षा अभिनय विधि। भाई बात की जा रही है कक्षा स्तर पर, हम व्याख्यान विधि को तो सही नहीं मान सकते, पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित विधि है। दिमाग घूमता है रंगमंच पर और कक्षा अभिनय पर। तो साथियों कक्षा स्तर पर तो 101% कक्षा अभिनय विधि ही नाटक शिक्षण की सबसे उत्तम विधि मानी जाएगी। नाटक शिक्षण की कक्षा अभिनय विधि में क्या होता है कि छात्रों को रोल दिया जाता है, नाटक में जो पात्र होते हैं छात्र उनका रोल कक्षा में ही करते हैं बिना किसी दूसरी वेशभूषा चेंज करे ही।
चौथा विकल्प आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 29 पर, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है शब्द ज्ञान, व्याकरण ज्ञान, रस ज्ञान और भाव ज्ञान। तो शब्द ज्ञान, व्याकरण ज्ञान, शब्द ज्ञान तो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण ज्ञान भी पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि रसानुभूति, भावानुभूति, सौंदर्यानुभूति ये पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो रस ज्ञान और भाव ज्ञान दोनों ही पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित हो जाएंगे। तीसरा विकल्प भी सही है, चौथा विकल्प भी सही है साथियों। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। कौन से शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? अंकित, मंडित, पुष्पित, समुचित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी से भरा हुआ प्रश्न है साथियों। देखो, अगर हम बात करें तो मंडित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, अंकित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, पुष्पित में भी इत प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन समुचित में समुचित शब्द का निर्माण किससे हुआ है? सम प्लस उचित। किससे हुआ है? सम प्लस उचित शब्द बनता है समुचित। उचित शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है सम, उचित में कोई प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है साथियों, और इसमें सिर्फ उपसर्ग है सम, तो शब्द क्या बनता है? समुचित। तो विकल्प नंबर जो 4 है, इसमें इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है साथियों। चौथा ही विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। इसी तरह के बेहतरीन टेस्ट देने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पिछले सभी वीडियो देखने के लिए ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।